हाय ऑल, वेलकम बैक। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। हमने कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स तो सीख लिया, तो अब हम सीखेंगे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आप किसी टेलीकॉम कंपनी से टेलीफोन सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, जिसमें क्या होता है, एक मंथली बिलिंग साइकिल होता है। फाइन। आप इंटरनेट सर्विसेज ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो व्हाट, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। आप कंस्ट्रक्शन सर्विस ले रहे हैं, ठीक है। आपने किसी बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दिया, मटेरियल भी तू ला, लेबर भी तू अरेंज कर, ठीक है, मुझे एक बिल्डिंग रेडी करके दे दे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट wherein labor and material both are involved. तो works contract for construction of an immovable property is also what, supply of service. ये हमने कहाँ पढ़ा था? शेड्यूल 2 में। तो जो कंस्ट्रक्शन सर्विस आप ले रहे हो वो भी क्या होगा, एक कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। तो जो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है उसमें टाइम ऑफ सप्लाई हम कैसे डिराइव करेंगे? क्योंकि इसमें तो आप सर्विसेज कंटिन्यूअसली रिसीव कर रहे हो। आपने किसी को कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हो तो 1 साल चलेगा, 1.5 साल भी चलेगा, 2 साल भी चलेगा, है ना। तो टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी कब अराइज होगी? फाइन। तो प्रोविजन देखते हैं। इज द इनवॉइस इशूड विद इन द टाइम लिमिट एज स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। जो सप्लाई ऑफ सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई टाइम लिमिट डिसाइडेड है? अगर टाइम लिमिट डिसाइडेड है तो क्या आपने इनवॉइस विद इन दैट टाइम लिमिट इशू कर दिया था? यस। अगर आपने इनवॉइस विद इन दैट टाइम लिमिट एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया था तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर आपने जो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड थी कॉन्ट्रैक्ट में, उस टाइम लिमिट में आपने इनवॉइस इशू नहीं किया, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट एज अग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में डेट थी वो, उस डेट को हम क्या मानेंगे? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट में टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है उसको हम मानेंगे डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। ये है प्रोविजन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का। अब फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का हो सकता है ये हम समझेंगे, और उसके बाद हम लोग डेट्स के साथ देखेंगे तो आपको इस कंसेप्ट की पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। सो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का हो सकता है कि मैंने किसी को कंस्ट्रक्शन का काम दिया, मान लेते हैं ये काम चलेगा अप्रोक्सीमेटली 10 महीने, और ये जो काम है उसका पूरा कंसिडरेशन होगा अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपीस। तो हम लोगों के बीच में ऐसा अग्री हुआ कि हर मंथ जो रेसिपिएंट है वो सप्लायर को क्या देगा? 1 करोड़ रुपए देगा। मतलब 1 महीना कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को 1 करोड़ रुपए देने हैं। मान लीजिए जैन कंप्लीट हुआ तो 1 फेब को 1 करोड़ देने हैं, फेब कंप्लीट हुआ तो 1 मार्च को 1 करोड़ देने हैं, ठीक है। सॉरी, 10 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। 1 करोड़ का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, 10 महीने चलेगा, तो हर महीने कितना देना है? 10 लाख रुपए देने हैं। जैन कंप्लीट हुआ तो 1 फेब को 10 लाख, फेब कंप्लीट हुआ तो 1 मार्च को 10 लाख, मार्च कंप्लीट हुआ तो 1 अप्रैल को 10 लाख। तो ये जो 10 लाख है ये कब देने? हर महीने की फर्स्ट डेट को, ठीक है। तो ये क्या है? टाइम लिमिट एज स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। फाइन। तो इनवॉइस कब तक इशू कर देना है? फर्स्ट डेट या फिर फर्स्ट डेट से पहले, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट या फर्स्ट डेट से पहले क्या कर देना है? इनवॉइस इशू कर देना है। अगर आप इनवॉइस इशू कर देते हो, आप बीइंग अ सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस इनवॉइस इशू कर देते हो, तो क्या होगा? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, वो क्या हो जाएगा? आपका टाइम ऑफ सप्लाई। मान लेते हैं कि जैन का महीना है, तो इनवॉइस कब तक इशू करना है? कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा है? 1 फेब तक। आपने इनवॉइस इशू किया 3 फेब को, और रेसिपिएंट ने आपको पेमेंट किया 5 फेब को। तो इज द इनवॉइस इशूड विद इन द टाइम लिमिट एज स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट? टाइम लिमिट स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट इज 1 फेब।
आपने इनवॉइस इशू किया 3rd फेब को, तो क्या आपने विद इन द टाइम लिमिट इशू किया इनवॉइस? नहीं किया। तो हम किस पे चले जाएंगे इस केस में? इस केस में क्या कहा गया है? डेट एज अग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब डेट एज अग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट इज 1st फेब, डेट ऑफ पेमेंट इज 5th फेब। सो 1st फेब और 5th फेब विच एवर इज अर्लियर कम्स टू 1st फेब, जो कि क्या हो जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैन का महीना है, डेट कौन सी? 1st फेब। ठीक है, डेट एज अग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट इज 1st फेब। रेसिपिएंट ने आपको पेमेंट कर दिया 29th जैन को। ठीक है, 29 जैन को आपको रेसिपिएंट ने पेमेंट कर दिया। इनवॉइस इशू हुआ 5th फेब को। तो इज द इनवॉइस इशूड विद इन द टाइम लिमिट एज स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट? नो, इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द टाइम लिमिट एज स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो हम किस प्रोविजन पे आ जाएंगे इस पे, जो कि क्या कहेगा? 1st फेब और डेट ऑफ पेमेंट 29 जैन विच एवर इज अर्लियर। सो 29 जैन, दैट इज द डेट ऑफ एडवांस पेमेंट, वुड बी आवर टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, आप यहां से भी डिराइव कर सकते थे 29 जैन, क्योंकि क्या है, ये हमको एडवांस पेमेंट मिला है। तो एडवांस पेमेंट के केस में क्या होगा? जनरली एडवांस पेमेंट की डेट ही क्या हो जाएगी? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं। So, time limit as stated in the contract for the month of Jan is 1st Feb. Date of issue of invoice is 26th Jan. Date of payment is 28th Jan. So, is the invoice issued within the time limit as stated in the contract? Yes, it is invoiced on 26th Jan, which is on or before the due date as mentioned in the contract. ठीक है, सो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर कम्स टू 26 जन। ये क्या हो जाएगा? आपका टाइम ऑफ सप्लाई। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ये हो सकता है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का होगा? दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ये कहेगा, मान लीजिए अगर डेट ऑफ पेमेंट, मतलब पेमेंट की डेट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो दूसरा एक अरेंजमेंट इस तरीके के हो सकता है कि तुझे 1 करोड़ का काम दिया है, आपने कॉन्ट्रैक्टर से कहा तुझे 1 करोड़ का काम दिया है, जिस दिन 40% काम हो जाए ना, तो मैं आऊंगा, सर्वे करूंगा कि 40% काम हो गया है। मान लीजिए 4 फ्लोर्स का आपने कंस्ट्रक्शन का काम दिया, ग्राउंड फ्लोर, 1st, 2nd, 3rd फ्लोर। ठीक है, उसमें से अगर 40% कंप्लीट हो जाता है, आपने कहा मान लीजिए 5 फ्लोर है, 40% अगर कंप्लीट हो जाता है, मतलब कितना? 2 फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और 1st फ्लोर, तो आप क्या करोगे? उसको 40 लाख का पेमेंट दोगे। और 40% अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या करोगे? और 40 लाख का पेमेंट दोगे। और अगर फिर 100% कंप्लीट हो जाता है, मतलब बचा हुआ 20%, तो क्या करोगे? आप पूरा पेमेंट कंप्लीट कर दोगे। इस तरीके का क्या है आपका अरेंजमेंट। सो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 40% वुड बी योर लास्ट डे टू इश्यू द इनवॉइस फॉर 40%। मैं सप्लायर के एंगल से बोल रहा हूं। सप्लायर के लिए लास्ट डे टू इश्यू द इनवॉइस कौन सा होगा? फॉर फर्स्ट 40%, जिस दिन आप 40% कंस्ट्रक्शन सप्लायर कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट 40% के लिए जिस दिन नेक्स्ट 40% का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, वो क्या हो जाएगा? उस डेट, वो डेट कौन सी हो जाएगी? लास्ट डे टू इश्यू द इनवॉइस। ठीक है, नंबर्स में देखते हैं। मान लेते हैं आपका फर्स्ट 40% कंप्लीट हुआ, आपका कॉन्ट्रैक्ट है जैन टू दिसंबर का, फर्स्ट 40% आपका कंप्लीट हुआ जून में। ठीक है, फर्स्ट जून को आपका क्या हुआ? 40% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, रेसिपिएंट आया, उसने वेरीफाई किया, अग्री किया, ठीक है, 40% वर्क डन। और उसने क्या किया? आपको पेमेंट कर दिया। पेमेंट कब किया? 5th जून को। आपने इनवॉइस इशू किया 30th मई को। Is the invoice issued within the time limit as stated in the contract?
तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या टाइम लिमिट स्टेटेड थी? कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कहा गया था कि 40% कंप्लीशन पे 40% पेमेंट मिलेगा। तो 40% कंप्लीशन की डेट कौन सी है? 1 जून। सो दैट डेट इज द लास्ट डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस। यस। क्या इनवॉइस उस दिन या उस दिन से पहले इश्यू हुआ है? हाँ, इनवॉइस कब इश्यू हुआ है? 30th मई को। So time of supply of service in this case would be date of issue of invoice or date of payment, whichever is earlier, which comes to 30th May. एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 जून क्या है आपका? कंप्लीशन ऑफ 40% ऑफ वर्क। माइलस्टोन डेट है, यू अचीव द माइलस्टोन ऑफ 40% ऑन 1 जून। आपने इनवॉइस इशू किया 31 जुलाई को। तो क्या आपने इनवॉइस विद इन द टाइम लिमिट इशू किया? आपने इनवॉइस विद इन द टाइम लिमिट इशू नहीं किया। तो प्रोविजन क्या हो जाएगा? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब डेट एज अग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सो डेट एज अग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट कौन सा था? 1 जून। डेट ऑफ पेमेंट कौन सा था? 5th जून। ठीक है। सो 1 जून वुड बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो पा रहा है? फाइन। ये हुए दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? तीसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा लंप सम पेमेंट का। ठीक है। लंप सम पेमेंट मतलब सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में जो अरेंजमेंट है वो ये कहता है कि लेट अस नॉट कीप एनी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पेमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, कोई ड्यू डेट ऑफ पेमेंट जैसा कुछ भी नहीं है। मान लीजिए जो सप्लायर ऑफ सर्विस है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है, उन दोनों का बहुत अच्छा रिलेशन है, दोनों बहुत साल से काम करते हैं। और जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है, उसने जो सप्लायर है उसको बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम पहले भी वो दिलवा चुका है। ठीक है। सो उन दोनों में कोई अग्रीमेंट नहीं है। क्या है? एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यानी सप्लायर जो है वो रेसिपिएंट से, मान लीजिए 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने, जब भी 3-4 महीने में पैसे की जरूरत पड़ती है तो सप्लायर से कहता है कि आपका XYZ काम हो गया है, मुझे इतना पेमेंट दे दो तो मैं आगे का काम और स्टार्ट कर सकूं। ठीक है। मान लीजिए 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है और दोनों का क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। हर 3-4 महीने में या 2 महीने में क्या करेगा सप्लायर, जो सप्लायर ऑफ सर्विस है, सप्लायर ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस, वो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस से कहेगा कि आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मुझे आगे का काम कंटिन्यू करने के लिए पैसे की जरूरत है। तो उसने पैसे दे दिए। फिर 3-4 महीने में सप्लायर फिर से गया कि आपका ऑलमोस्ट 70-80% वर्क डन है, मुझे आप थोड़ा और पेमेंट दे दो। तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई ड्यू डेट मेंशन नहीं है कि इस दिन को पेमेंट करना ही है या इतना % काम कंप्लीट होने पे इतना पेमेंट करना ही है। क्या है ये? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट में जिस दिन सप्लायर ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस को पेमेंट मिलता है, उस पेमेंट की डेट को क्या मान लिया जाएगा? लास्ट डेट टू इश्यू द इनवॉइस। मान लीजिए जो रेसिपिएंट है उसने सप्लायर को पेमेंट किया 1 जुलाई को। ठीक है। 1 जुलाई को क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। और सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया 31 अगस्त को। लेकिन इनवॉइस कब तक इशू कर देना चाहिए था सप्लायर को? 1 जुलाई को, क्योंकि उस दिन को सप्लायर को पेमेंट आ गया था। और उस पेमेंट के रिस्पेक्ट में इनवॉइस कब इशू किया? 31 अगस्त को। तो ये नहीं चलेगा। इनवॉइस कब तक इशू कर देना था? 1 जुलाई को। सो द डेट ऑफ पेमेंट वुड बी टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस। ठीक है। तो 3 तरीके के अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। अब इसको डिटेल में आपके नोट्स में एक एग्जांपल दिया हुआ है, उससे एक बार फिर से समझते हैं। ठीक है। सो लेट्स रीड द थियरी फर्स्ट। Continuous supply of service means a supply which is provided, agreed to be provided continuously or on a recurrent basis under a contract for a period exceeding 3 months. Contract period कैसा होना चाहिए? For a period of 3 months or more. ठीक है।
शायद ये एक्सीडिंग 3 मंथ्स आपके गुड्स वाले डेफिनेशन में नहीं होता, वहां पे भी इसको इंक्लूड कर लीजिएगा, है ना। इन गुड्स का, इन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, दोनों ही केसेस में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड शुड बी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स और मोर इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट इट एज अ कंटिन्यूअस सप्लाई, ठीक है। सो फॉर विच द सप्लायर इनवॉइस द रेसिपिएंट ऑन अ रेगुलर और पीरियोडिक बेसिस, ये होता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और सप्लाई ऑफ टेलीकॉम सर्विस। फ्रेंड्स, हमने कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में भी एक कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल लिया था। उसमें क्या हो रहा था कि कंस्ट्रक्शन का काम तो हम लोग करवा रहे थे, लेकिन हमने एक बंदे को काम क्या कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि ब्रिक्स और सीमेंट तू सप्लाई कर, ठीक है। तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल नहीं था। क्यों? उसमें जो कंस्ट्रक्शन सर्विस है, जो लेबर सर्विस है, वो हम अलग से अवेल कर रहे थे और मटेरियल हम लोग अलग से प्रोक्योर कर रहे थे। तो जो मटेरियल हमने प्रोक्योर किया ब्रिक्स और सीमेंट सप्लाई करने का, उसको हम कह रहे थे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि क्या कर रहे थे हम लोग, उसमें गुड्स प्रोक्योर कर रहे थे। इस केस में हमने क्या कि पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन का काम किसी बंदे को आउटसोर्स कर दिया, मटेरियल भी वही ला रहा है, लेबर भी वही ला रहा है। तो इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है सप्लाई ऑफ सर्विस। कहां कहा गया है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को सप्लाई ऑफ सर्विस कहा गया है इन शेड्यूल 2, जो कि हमने सप्लाई के चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। सो इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, इनवॉइस शुड बी इशूड ईदर, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में इनवॉइस लेट बाय लेट कब तक इशू हो जाना चाहिए, ऐसा कहां लिखा है? सेक्शन 31 में, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या है? ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एज असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में दिया है अगर कोई ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया कि हर महीने को जो सप्लाई किया, तो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को क्या कर देना है? पेमेंट। वो क्या हुआ? डेट असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का हो सकता है? ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन इवेंट, व्हेन द पेमेंट इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट एज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। हमने लिया ना 40% काम हो जाए तो 40% पैसा दे दो, और 40% हो जाए तो और 40% दे दो, बाकी का 20% जो रिमेनिंग है वो हो जाए तो फुल पेमेंट क्लियर कर दो। वो हो गया डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन इवेंट एज स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ये दूसरी तरीके का हो सकता है। एक और अरेंजमेंट किस तरीके का हो सकता है? बिफोर और एट द टाइम when the supplier of service receives the payment. Invoice should be issued before or at the time when the supplier of service receives the payment if the due date of payment is not known. Payment का due date contract से पता ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये कैसा contract है? Mutual understanding वाला contract है। तो इस केस में जब भी पेमेंट आएगा तो on और before payment supplier को क्या करना है? Invoice issue कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स? क्लियर है ये चीज? अब इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मिस्टर एक्स इज गेटिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज फ्रॉम अ डेवलपर अगेंस्ट बाइंग ऑफ एन अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट फॉर द पीरियड 1/7/17 to 31st March 18 फॉर 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ का एक फ्लैट खरीदा है जो कि क्या है? अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ये कंस्ट्रक्शन सर्विस अवेल कर रहा है। द ट्रांजेक्शन आर स्ट्रक्चर्ड एज फॉलो। सिचुएशन 1, तो क्या बोला है? अगर कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन 1 की तरह होता है, यानी सिचुएशन 1 में जो कंडीशंस दी गई है उस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता? सो सिचुएशन 1 सेज इक्वल इंस्टॉलमेंट्स टू बी पेड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। जुलाई 17 से मार्च 18 का कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्वार्टर कितने होंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। 3 क्वार्टर्स होंगे, ठीक है। तो हर क्वार्टर के एंड में क्या करना है? पेमेंट करना है। तो इज द डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट? क्या आप कॉन्ट्रैक्ट से डेट ऑफ पेमेंट का पता लगा सकते हो? हाँ, हर क्वार्टर का जो लास्ट डेट होगा दैट इज द डेट ऑफ पेमेंट। सो उस डेट तक क्या हो जाना चाहिए? इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, ठीक है। सो देखते हैं पीरियोडिक कंप्लीशन ऑफ सर्विस 30/9/2017, ठीक है। ये क्या है? लास्ट डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस दिन को क्या हो जाना चाहिए? इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। इनवॉइस कब इशू हुआ? 3 अक्टूबर 2017। तो इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट इशू नहीं हुआ है, तो हमारा प्रोविजन क्या हो जाएगा? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 15 अक्टूबर। सो डेट ऑफ
पेमेंट और डेट ऑफ periodic completion of service as stated in the contract, whichever is earlier, which comes to 30th September. ठीक है, डेट ऑफ पीरियोडिक कंप्लीशन ऑफ सर्विस अगर होता 31 दिसंबर, मतलब कौन सा नेक्स्ट क्वार्टर का एग्जांपल लिया है, 31 दिसंबर क्या है आपका ड्यू डेट ऑफ डेट एज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो इस दिन तक क्या हो जाना चाहिए था, इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। इनवॉइस कब इशू हुआ है, 2 दिसंबर, विच इज मच बिफोर द ड्यू डेट। ठीक है, तो प्रोविजन क्या होगा, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट क्या है, 3 Feb, सो 2 दिसंबर इन दिस केस वुड बी आवर टाइम ऑफ सप्लाई। एक और एग्जांपल है 31 मार्च, इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। इनवॉइस कब इशू हुआ, 10 अप्रैल, तो इनवॉइस टाइम लिमिट के अंदर इशू नहीं हुआ, तो क्या होगा, डेट एज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट or date of payment whichever is earlier. So 20th March would be your 20th March is actual date of payment, 31st March is the completion of milestone, मतलब पेमेंट क्या है, एडवांस में आया है। So 20th March would be your time of supply। ठीक है, एग्जाम एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, 30th September, 2nd December और 20th March। 30th September, 2nd December and 20th March। ठीक है, तो आंसर हमारा करेक्ट है। सिचुएशन 1, इन दिस सिचुएशन द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कैन बी असर्टेन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, सो द लास्ट डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस विल बी द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट विल बी द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब 30th September, 31st December and 31st March। सो द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमाइनेबल एज फॉलोज। तो ये हमने समझ लिया, ठीक है, और हमारा आंसर करेक्ट है। सेकेंड सिचुएशन देखते हैं, पेमेंट टू बी मेड एज पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो इस केस में क्या होता है फ्रेंड्स, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है कि इतना काम कंप्लीट हो तो इतना पेमेंट करना है या इस डेट को इतना पेमेंट करना है। बायर और सप्लायर के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे बायर कभी भी क्या करेगा, सप्लायर को पेमेंट एक लमसम अमाउंट पे कर देगा, और जिस दिन वो पेमेंट करेगा और जिस दिन सप्लायर उस पेमेंट को रिसीव करेगा उस डेट को क्या मान लिया जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, तो इनवॉइस कब तक इशू कर देना है, मैक्सिमम बाय द डेट सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट फ्रॉम द बायर। ठीक है, सो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस इज 31/12। सर्विस कंप्लीट हो गई थी इस दिन तक, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मेंशन है कि इस दिन तक करनी थी या इस दिन तक कुछ पेमेंट करना था। एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि 31 दिसंबर को सर्विस कंप्लीट हो गई थी और उस सर्विस के रिस्पेक्ट में पेमेंट कब आया, 12 जन को। तो प्रोविजन क्या कहता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाले केस में 12 जन को जब आपको पेमेंट आया तो उस दिन तक क्या हो जाना चाहिए, इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। तो इनवॉइस कब इशू हुआ, 14 जन की जगह फ्रेंड्स इसको आप कर दीजिए 4th जन। ठीक है, तो इनवॉइस कब इशू हुआ, 4th जन को इशू हुआ, तो इनवॉइस इज इशूड बिफोर द टाइम लिमिट एज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 31। ठीक है, सेक्शन 31 क्या कहता है, पेमेंट रिसीव करो ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के केस में, तो पेमेंट रिसीव करने के दिन या उससे पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो इनवॉइस इशू हो गया पहले, यस। सो व्हाट विल बी द प्रोविजन, प्रोविजन विल बी डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सो डेट ऑफ इनवॉइस 4th Jan इन आवर केस इज टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, सेकेंड केस है, सर्विस कंप्लीट हुई 31 मार्च को, उस कंप्लीशन के रिस्पेक्ट में पेमेंट आया 2 अप्रैल को, तो 2 अप्रैल तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। इनवॉइस कब इशू हुआ है, 22 अप्रैल को, तो इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट इशू नहीं हुआ है। तो जब इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट इशू नहीं होता है तो प्रोविजन क्या होता है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सो इन आवर केस डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस इज 31 March, डेट ऑफ पेमेंट इज 2 April। So date of completion of service would be our time of supply। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। सो सिचुएशन 2 में हमारा आंसर है 4th Jan and 31st March 2018। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, फाइन। सिचुएशन 3 देखते हैं, 40% पेमेंट ऑन 40% कंप्लीशन, बैलेंस पेमेंट ऑन 100% कंप्लीशन। ये क्या है, माइलस्टोन इवेंट्स दिए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट में
40% काम कंप्लीट होगा तो 40% पेमेंट देना पड़ेगा, और बाकी का पेमेंट कब देना पड़ेगा, जब काम पूरा खत्म हो जाएगा तब। तो इस केस में डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, 40% काम कब कंप्लीट हुआ है, 1 अक्टूबर 2017 को, तो इस दिन तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। इनवॉइस कब इशू हुआ है, 29 सितंबर को। तो क्या इनवॉइस विद इन ड्यू डेट इशू हुआ है? तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वुड बी अ टाइम ऑफ सप्लाई। तो डेट ऑफ पेमेंट क्या है, 5 अक्टूबर। डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, 29 सितंबर। सो 29 सितंबर वुड बी आवर टाइम ऑफ सप्लाई। सेकेंड केस, 31 मार्च 18, कंप्लीशन ऑफ सर्विस, 100% कंप्लीशन। तो कॉन्ट्रैक्ट में कहा है कि 100% कंप्लीट हो जाए, तो डेट ऑफ इनवॉइस उस डेट तक इशू हो जाना चाहिए। इनवॉइस कब इशू हुआ है, 24 अप्रैल, मतलब आफ्टर द ड्यू डेट एज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 31 एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। जो ड्यू डेट है उसके बाद क्या हुआ, इनवॉइस इशू हुआ है। तो प्रोविजन क्या होगा, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो कंप्लीशन ऑफ सर्विस है 31 मार्च, पेमेंट है 28 अप्रैल, सो 31 मार्च वुड बी आवर टाइम ऑफ सप्लाई। आंसर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 31 मार्च एंड 29 सितंबर इज आवर टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? सो आंसर हम लोग पूरा देख चुके हैं, बट आंसर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो एक बार रीड कर लेते हैं। दिस इज अ केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। ये कैसा केस है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का? सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड बी डिटरमाइंड इन दीज केसेस इज whether the invoice is issued within the prescribed time period। क्या invoice within the prescribed time period as stated under section 31। और section 31 क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई ड्यू डेट मेंशन्ड है, so that is the time limit within which invoice should be issued। और अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन जब पेमेंट रिसीव होगा तो उसको क्या मान लिया जाएगा, ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, तो क्या इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट इश्यू की गई है या नहीं की गई है, सबसे पहली ये चीज देखनी है हमको। किस केस में, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में। इफ इश्यूड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड, द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। If invoice is issued after the prescribed time period, then the time of supply will be date of completion of service or the date of receipt of payment, whichever is earlier। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक आपको पूरी क्लैरिटी आ गई होगी। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।